वेलकम बैक गाइस। तो आज फिर से मिले हम। तो आज हम सीखेंगे क्लास 10 साइंस का 7th चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। उसको हम बहुत अच्छे से, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो इसको आपको समझने की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने हमारा पिछला टॉपिक देखा होगा लाइफ प्रोसेस का तो इस वीडियो को आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे जाके अभी भी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम इंटरनल स्टडी पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में सारे क्वेश्चंस उस प्रोसेस पे देखे थे जो हम बाहर की ओर करते हैं, और आप इंटरनली समझेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने मेरा लाइफ प्रोसेस का वीडियो देखा होगा तो ये चैप्टर आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे ये एक एक रेस्पिरेशन या डाइजेशन या सर्कुलेशन ऐसी प्रोसेसेस बॉडी के अंदर कंट्रोल कौन करता है, और यही सेम प्रोसेसेस प्लांट के अंदर कौन करता है। तो चलिए समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल का मतलब, द पावर टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट पीपल्स बिहेवियर और कोर्स ऑफ इवेंट। मतलब इस तरह से आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हेल्प से वो पावर चेंज करे या पर्सन के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सके, इसको हम बोलेंगे कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन को हम मुझे बोलेंगे कि सारे डिफरेंट पार्ट एक साथ आए और टुगेदरली स्मूथली रन करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड करते हैं अगर उनको कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी मैसेजेस आता है या कोई भी चेंजेस उनको अगर दिखते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। उन चेंजेस को एनवायरनमेंट से आते हुए हमको उन बोलेंगे स्टिमुलस। आप सामने एक फिगर देख सकते हैं, ये आदमी भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है। उसको एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक सप्लाई आया, इस वजह से वो भाग रहा है, तो इसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। तो आप समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। एनिमल्स के अंदर, इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, पहला होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते हुए चलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नर्वस सिस्टम को अच्छे तरीके से। नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल की जाती है नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के जरिए। नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर फाउंड करे जाते हैं। ऑल रिसीव्स टिप ऑफ द नर्व सेल और थ्रू रिसेप्टर्स के थ्रू इनके सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है। आप आगे देख सकते हैं। आप समझते हैं नर्वस सेल और रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं रिसेप्टर्स क्या होते हैं। जैसा अभी हमने बताया, ये टिप ऑफ द नर्व सेल के ऊपर पाए जाते हैं, जिससे ये एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं और लोकेट करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स में। पहला होता है ईयर, जो फोनो रिसेप्टर होता है, हियरिंग और मेंटेनेंस करता है। आई जो फोटो रिसेप्टर होता है, जो लाइट को रिसीव करता है। स्किन में थर्मो रिसेप्टर पाया जाता है, जो टेम्परेचर को फील करता है। नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है, जो स्मेल को सेंस करता है। और आखिरी टंग के अंदर गैस्ट्रो रिसेप्टर पाया जाता है, जो टेस्ट को रिसीव करता है। तो चलिए समझते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल सेंस एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा। मतलब ये सेल्स सिग्नल्स रिसीव करते हैं बॉडी से ब्रेन तक और बाद में ब्रेन से बॉडी तक। अब कुछ पार्ट समझ लेते हैं न्यूरॉन्स और नर्व सेल के। इसमें पहला होता है डेंड्राइट, जो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है। दूसरा होता है सेल बॉडी, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर हुई उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जनरेट करेगा। एक्सॉन में लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अनदर डेंड्राइट। साइनेप्स एक गैप होता है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। चलिए अब समझते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स बताए वो कलेक्टिवली कैसे काम करते हैं, समझते हैं। इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है और फिर वो भेज देता है डेंड्राइटिक टिप पे। डेंड्राइटिक टिप से ये रिसेप्टर इलेक्ट्रिकल सिंपल्स में कनेक्ट हो जाते हैं और बाद में ये चले जाते हैं एक्सोनल एंड पे। एक्सोनल एंड से ये केमिकल रिलीज किए जाते हैं बॉडी के, जिससे वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इफेक्ट हो जाते हैं और जो केमिकल्स अक्रॉस द गैप्स शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सिमिलरली दूसरे डेंड्राइट्स में पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाके सिमिलर प्रोसेस को वापस से डिलीवर कर देते हैं। और ऐसे इम्पल्स को हम न्यूरॉन्स के अंदर अदर सेल्स के अंदर बार बार देखते हैं। और ये न्यूरॉन्स बहुत सारे पाए जाते हैं ब्रेन्स के अंदर। ये कलेक्टिवली बहुत बड़ा सेल्स का ग्रुप्स होता है, इसको हम न्यूरॉन सेल्स बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को अच्छे से देखते रहें। तो चलिए समझ लेते हैं अच्छे से वो पूरा न्यूरॉन सेल को 3D में। पहले आपको सेल बॉडी दिख रहा होगा, उसके बीच में आपको न्यूक्लियस भी दिख जाएगा। उसके बाद ये डेंड्राइट्स हैं, ये स्मॉल हेयर लाइक्स होते हैं बड़े बड़े। उसके बाद आपको मैं तीसरी चीज समझा दूं तो वो होती है एक्सॉन। एक्सॉन से एक स्मॉल कट होते हैं, इनके बीच में माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। उसके बाद एट द एंड आपको एक्सोनल एंड प्रेजेंट होगा। अभी मैंने आपको उसका फंक्शन बताया।
आप समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक और सडन इनहिबिट प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस को लेती है। फॉर एग्जांपल नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट, आप बाजू में फोटोज में देख सकते हो। स्टिमुलस क्या होता है, एक ऑब्जर्वर और एक डिटेक्टेबल चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम समझते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क मतलब वही जो पूरा प्रोसेस होता है ना रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और उसमें एक चीज होती है, वो होती है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है, फाइनल रिएक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्स एक्शन, हम उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। अब इसके तीन तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला वॉलेंट्री जो कंट्रोल बाय द ब्रेन होते हैं, दूसरा होते हैं इनवॉलेंट्री जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और तीसरा रिफ्लेक्स एक्शन जो मैंने बता दिया, फिर भी बताऊँ तो ये स्पाइनल कॉर्ड इनको कंट्रोल करती है। उसके बाद हमको रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत क्या पड़ती है, ऐसी सिचुएशन जहां हम बहुत हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर ले या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर ले जो हमारे लिए हार्मफुल है, उस समय पे हमारे लिए एक्शन काम आता है। चलिए अब समझते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्वस सेल्स या फिर जो नर्व्स होती है हमारी बॉडी में वो आती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक अपने आप रेगुलेटेड रहता है, सोमैटिक हमको खुद करना पड़ता है। सोमैटिक दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथिक। अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स मिलेंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्रैनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज होती है, और स्पाइनल नर्व्स मिलेंगी जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। ये बहुत सारी नर्व्स नहीं होती है, अगर देखें तो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हिसाब से। ह्यूमन ब्रेन्स में आपको तीन चीजें मेनली मिलेंगी पार्ट्स में। पहला फोर ब्रेन मिलेगा आपको, दूसरा मिड ब्रेन मिलेगा और तीसरा हैंड ब्रेन मिलेगा। आप समझ लेते हैं इनके अच्छे अच्छे फंक्शन से। पहला फोर ब्रेन जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है और स्पेशलाइज पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेरेब्रम मिलती है। ये फंक्शन होते हैं फोर ब्रेन के, आप समझ पहला थिंकिंग करने में आपको हेल्प करता है, कंट्रोल करता है आपकी वॉलंटरी एक्शंस को, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स टू वेरियस पार्ट्स में आपकी एक्शंस को भेजता है। सेंटर एसोसिएटेड विथ योर हंगर, हमको जो भूख वगैरह लगती है वो मेनली फोर ब्रेन की वजह से लगती है। उसके बाद समझ लेते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में का ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, फिर भी ये कंट्रोल करता है हमारी इन्वॉल्ट्री एक्शंस को, जिसमें प्यूपिल साइज आ जाता है, रिफ्लेक्स मोमेंट ऑफ हेड आ जाते हैं, नेक एंड ट्रंक। हैंड ब्रेन समझ लेते हैं तीसरा और आगे, ये थर्ड पार्ट होता है और इसमें तीन मेन चीजें पाई जाती है। ऐसे सेरेबेलम, सेरेबेलम हमारे पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद मेडुला जो हमारे इन्वॉल्ट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। पॉन्स में जो हमारे इन्वॉल्ट्री एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ऐसी एक्शंस को कंट्रोल की जाती है। एक और चीज, ब्रेन को हमेशा ब्रेन बॉक्स प्रोटेक्ट करेगा और स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिकल फॉलो। चलिए अपने दोनों मेन चीज समझ लेते हैं जो अभी मैंने आपको समझाया। सेरेब्रम को एक बार अच्छे से देख लीजिए, परफॉर्म हायर फंक्शन लाइक इंटरेक्टिंग टच विजन। और दूसरा होता है सेरेबेलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे पोस्चर, बैलेंस जैसी चीजों को इम्पोर्टेंट देता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। मतलब फॉर टेकिंग प्लेस द इनवॉलंटरी एक्शन द ब्रेन हैज सेंड द मैसेज टू द मसल, जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपको cranial nerves और स्पाइनल nerves दोनों आ जाते हैं। और brain thought allows us think and take action. Think this is accomplished by the complex design and the different part of the brain. इसके अंदर हम अगर अच्छे से देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो नेटवर्क भेजते हैं CSS के पास, जहाँ से वो जाता है हमारे मसल्स के अंदर, और मसल्स के थ्रू ये जाता है मसल सेल्स के अंदर, और वो एक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म किया जाता है। चलिए हम अगली चीज समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर प्लांट्स के एस्पेक्ट में देखें तो, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के बारे में कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा। These are the three types of movements होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं और कुछ डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो अपने सेल्स के टच वगैरह से अपना देखते हैं। से आपको लिफ्ट्स ऑफ टच में प्लांट्स शो कर रहा होगा। चलिए अब समझते हैं डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ कौन से होते हैं। दीज मोमेंटम्स आर ट्रॉपिक मोमेंट that directly directional or not directional in response to stimulus। इसमें पहला आ जाता है थिग्मोनास्टिक मोमेंट, ऐसा मोमेंट जिसमें
नॉट ग्रोथ रिलेटेड हो, उसको हम नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। दिस मूवमेंट आर रिकॉर्ड इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई बट डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का ऐसा बहुत बड़ा खेल नहीं होता, इसलिए हम इनको नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। द मोमेंट टच मी बट प्लांट इस मूवमेंट को शो करता है। आप एक फोटो भी देख पा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं, और दूसरा आप एक वीडियो भी देख पा रहे हैं और पर्सन जब टच करता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। अब समझते हैं जियोट्रॉपिज्म को, मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, मतलब ऐसी मूवमेंट प्लांट्स की अर्थ की ग्रेविटी की तरफ, जो ग्रेविटी की तरफ जाती है उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, अवे द ग्रेविटी नेगेटिव। आप फोटोज और वीडियो दोनों देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट को। ऐसी मूवमेंट प्लांट्स की रिस्पॉन्ड टू द लाइट, आप वीडियो में अच्छे से समझ पा रहे हो। जो लाइट की तरफ जाता है हम उनको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, और जो अवे द लाइट जाता है हम उनको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। स्टेम मूव्स। अब समझ लेते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब वाटर की तरफ मूवमेंट को। हाइड्रोट्रॉपिज्म एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी अगर आप वाटर की तरफ मूवमेंट करते हैं, और अवे द वाटर करते हैं तो एक नेगेटिव मूवमेंट होगी। अगेन द रूट सेम चीज दोनों में फॉलो करी जाती है। अब समझ लेते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म एक मूवमेंट होती है जो आप केमिकल्स की तरफ मूवमेंट करते हैं, और केमिकल से जब मूव करेंगे तो पॉजिटिव होगी, अवे द केमिकल करेंगे तो नेगेटिव होगी। जैसे पिछले सेम ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स ओवल की तरफ जाते हैं, इसको हम पॉजिटिव एक एग्जांपल मान सकते हैं। आप समझ लेते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, मूवमेंट ऑफ पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच, मतलब टच की वजह से वो ग्रो करना है, टच की तरफ उसका आना। जैसे हमने देखा है टच मतलब पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो टूवर्ड्स जाना पड़ेगा, और नेगेटिव जाना मतलब तो अवे जाना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं प्लांट्स हार्मोन्स को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको अच्छे समझ आनी चाहिए। केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। मेन प्लांट्स हार्मोन होते हैं, पहला ऑक्सीजन जो एकदम टिप ऑफ द शूट में पाया जाता है, जिससे लॉन्गर ग्रोथ और शॉर्टर ग्रोथ में मेन रोल ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद गिबरेलिंस आता है जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम में काम करता है। साइटोकिनेज प्रोवाइड द सेल डिवीजन करता है, और दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर पार्ट ऑफ द साइटोकिनेज फूड्स और सीड्स में स्पेशली। एब्सकिस एसिड होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ, मतलब ये एक ऐसा होता है जो ग्रोथ को रोकने के काम आता है। कॉज वाइटनिंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो। चलिए अब समझ लेते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स को। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस which coordinate in the activities of living organism and also growth of organisms. इसमें पहली चीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जो सिक्रेट करे अपना प्रोडक्ट इन दी ब्लड, और जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स। तो अब इनकी लिस्ट समझ लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की क्या क्या होते हैं, और ये हमारी बॉडी में न्यूमरस टाइप्स की हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते चलिए। चलिए अब समझ लेते हैं सारी ग्लैंड्स को एग्जांपल के साथ और अच्छे से। पहला होता है थायरॉक्सिन ग्लैंड जो थायराइड की सीक्रेट्स किया जाता है, और ये नेक में प्रेजेंट होता है हमारे थॉट एरिया, जिससे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट होता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो मिड ब्रेन में लोकेट होता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। एड्रेनलिन जैसे हमको कोई बहुत सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमको डर जैसा कुछ फील होता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, तो एड्रेनलिन ग्लैंड हमारी बॉडी से सीक्रेट करता है। आप सबकी फोटोज आप नीचे देख पा रहे होंगे। उसके बाद लास्ट आता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन जो पैंक्रियास सीक्रेट करता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, जिससे हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जा सके। आप समझते हैं हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन, जिसमें पहला आता है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स में पाया जाता है, टेस्टिस को सीक्रेट करती है और ये जेनिटल एरिया में पाया जाता है। ये एसोसिएट होता है हमारी प्यूबर्टी के साथ। और दूसरा होता है एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, इसके ये ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होता है और ओवरीज लोकेटेड इन दी लोअर एब्डोमेन एरिया इन फीमेल। ये भी प्यूबर्टी के साथ होता है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। अब समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन। आयोडीन ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आयोडीन एक नेसेसरी होता है, इसके अंदर आयोडीन मटेरियल होता है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड के साथ, जिससे आपकी बॉडी में कभी भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का मेटाबॉलिज्म रुकेगा नहीं। अगर वो रुक जाता है ना तो आपकी बॉडी में क्वार्टर प्रेजेंट हो सकता है, जैसा आप फोटो में जरूर देखिएगा, और ये एक बहुत बड़ी डिसीज हो सकती है आपकी बॉडी में। अब समझ लेते हैं सिंपल डायबिटीज के बारे में। इस पे भी क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं और अलग अलग जैसे डॉक्टर ने डायबिटीज वाला पूछा जा सकता है काफी बार। तो डायबिटीज एक ब्लड ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने से कॉज होती है। इसके कॉज की 2-4 चीजें ये हो सकती है कि इंसुलिन का हार्मोन सिक्रेशन आपकी बॉडी में बंद हो जाए, जैसे मैंने आपको पिछले बताया। इसका ट्रीटमेंट एक ही है, इसका आपके इंजेक्शन आते हैं हार्मोन
इंसुलिन हार्मोन के, वही आपको लेने पड़ते हैं। चलिए अब समझते हैं फीडबैक मैकेनिज्म को। फीडबैक मैकेनिज्म द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। फीडबैक मैकेनिज्म में जब आपकी बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाती है किसी हार्मोन की, तो हम हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट पहुंचा सकता है। इस वजह से हम दोनों चीजें साथ में कर सकें, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो हम कंट्रोल करते हैं शुगर लेवल को इसी प्रोसेस के थ्रू, एक एग्जांपल होता है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।